हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर से हम आज के महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी वाले क्वेश्चन पर। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। वीडियो में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है और इसकी व्याख्या भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप परेशान नहीं होंगे। जानकारी इकट्ठा करेंगे इससे। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रिम्प राजधानी क्या होती है। तो श्रिम्प मतलब होता है झींगा राजधानी। श्रिम्प राजधानी का मतलब झींगा राजधानी। तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में इसकी ज़्यादा अत्यधिक उपज थी, इसलिए नेल्लौर ज़िले को दक्षिण भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्लौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल गंगाधर तिलक के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई है? तो प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे पहला देखेंगे ऑप्शन, नासिक साजिश के मामले में क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए 1909 में तिलक को फिर से 2 साल का कारावास हुआ। दूसरा ऑप्शन, 1897 में राज्य के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए, दरअसल ये दोस्तों यहाँ राज्य नहीं है, राजद्रोह के विरुद्ध है, असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, 1895 में तिलक ने भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित त्यौहार को बढ़ावा दिया। और चौथा ऑप्शन है, 1893 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव को लोकप्रिय बनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1897 में राजद्रोह के विरुद्ध जो असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। तो आगे इनके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। लोकमान्य तिलक ने 1897 में अपने पत्र, जो इन्होंने पत्र लिखा था केसरी में ये शीर्षक इन्होंने लिखा था, देश का दुर्भाग्य। जो देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक इसमें लिखा गया था, इसमें तिलक जी ने बताया ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है? इसका देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंगस्ट्रॉम, जबकि कोशिका संरचना की इकाई से कोई संबंध नहीं है इसका। तो थोड़ा सा कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडन ने 1831 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। जबकि कोशिका संरचना के अंदर जो पाई जाती हैं, जैसे केंद्रिका, जीव द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, गुणसूत्र एवं जीन, राइबोसोम, ये सब कोशिका संरचना से संबंधित है, जबकि एंगस्ट्रॉम कोशिका संरचना से संबंधित नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, यानी कि जिसे सार्क भी बोलते हैं और दक्षेस भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और किस में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी? तो इसमें इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। तो इसमें जो ब्लैंक है इसमें भरेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि संघ, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को और ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ ही हुई थी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे तो इसका आंसर सी ही होगा। और इसमें थोड़ा सा और देखेंगे कि जो सार्क है, सार्क को जो फुल फॉर्म है इसका, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और जो सार्क का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1985 में, वो ढाका में ही हुआ था। और इसके संस्थापक देशों की संख्या 7 है। जो 7 अपने
ये एशिया से ही हैं, दक्षिण एशिया से, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। ये 7 इसके संस्थापक देश हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों विस्तृत जानकारी अच्छी लग रही होगी। चलते हैं इसी क्रम में आगे। प्रश्न नंबर 5 पर 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी, भारत का राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को। तो दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, पेरिस जो फ्रांस में है। और जो ये स्मारक पदक दिया जाता है 125वीं वर्षगांठ पर, वो इफ़ी यानी कि इंटरनेशनल फिल्म, टेलीविज़न और ऑडियो विजुअल संचार परिषद पेरिस के द्वारा दिया जाता है ये। और ऐसे फिल्म को दिया जाता है जो महात्मा गांधी के आदर्शों से संबंधित होते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद ... में सरकार नहीं बना पाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के बाद प्रांतीय चुनाव के बाद बंगाल में सरकार नहीं बना पाई थी। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 कारपोरेट आय का कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में ... के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1860। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1860। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों जो 1860 में, इसमें थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। भारत में जो आयकर सर्वप्रथम जेम्स विल्सन ने आरंभ किया था 1860 में। प्रश्न नंबर 8 हेपेटाइटिस डैश की वजह से डैश की बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस वायरस से जनित बीमारी होती है और इसकी वजह से जो अपना लीवर है यानी कि यकृत है, यकृत की बीमारी जनरेट होती है। तो इसमें देखेंगे जैसे ये रोग जो हेपेटाइटिस होता है वायरल संक्रमण होता है यह, जैसे नशीली दवाओं से, एल्कोहल और जैसे हानिकारक पदार्थों के जो संपर्क में आते हैं उनकी वजह से होता है। और इस बीमारी का जो लक्षण है जैसे पीलिया हो जाना और अत्यधिक थकान लग जाना और भूख कम लगना, ये सब हेपेटाइटिस से संबंधित लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखेंगे भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं। जब संसद के किसी भी सदन में आरोप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है तो दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या आरोप की जांच करवाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन 4 कह रहा है महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये तीनों ऑप्शन सही हैं और जो गलत है हमारा वो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका गलत है। इस क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 10 अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि राज्य के उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बहुत गंभीर है। बी चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव करना मुश्किल है। सी राज्य के राज्यपाल प्रमाणित करते हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है। डी राष्ट्रपति स्वतंत्र जांच के माध्यम से राज्य में गंभीर स्थिति के बारे में संतुष्ट हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें देखते हैं अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकता है यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करे।
बी ऑप्शन लगाएंगे इसमें। यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव करना मुश्किल है, इसका सही ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 11 नंबर पर चलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है, नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया। बी देखते हैं, साम्यवादी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध थे। रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों की एकीकरण के लिए था। और डी ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो इससे संबंधित नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन में, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं हम लोग। धमाल नृत्य, जो आपका धमाल नृत्य है वो किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? धमाल नृत्य, तो ये दोस्तों धमाल हरियाणा में ही धमाल होता है। अक्सर हरियाणा में ही धमाकेदार म्यूजिक बनती है हरियाणवी सॉन्ग से, तो हमारा हरियाणा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। और बी ऑप्शन है, मिशन रास्कोस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साझेदारी है। सी ऑप्शन, निसार से एकत्रित आंकड़े पृथ्वी की परत के विकास और स्थिति के बारे में जानकारी प्रकट करेंगे। डी, इसका उद्देश्य खतरों और वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन करना था। तो दोस्तों ये सब इसके ऑप्शन तो नीचे सी और डी तो सही हैं, लेकिन निसार का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तभी आप सही गलत का आंसर चूज कर पाएंगे। तो निसार में दोस्तों नासा और इसरो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है निसार। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन दिया है वो मिशन रास्कोस्मोस नहीं है, ये निसार है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच की साझेदारी है, ये रूस अंतरिक्ष एजेंसी की नहीं है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा वो बी होगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही है, जबकि जो क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा गलत है, तो हमारा बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? 14 नंबर देखते हैं हम लोग। सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किए गए। बी ऑप्शन, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग पकड़ लेंगे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन नहीं किया था, बल्कि बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया था। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हमारा विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखेंगे, भारत में 1 जून 2017 से जीएसटी लागू किया गया था, जबकि ये गलत है हमारा, 1 जून से नहीं 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था। दूसरा, खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर से कर लगाया जाता है। तंबाकू और वातित पेय को 28% की उच्चतम कर दर में रखा गया है। प्रारंभ में इसमें 3 दर संरचना थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा। तंबाकू और वातित पेय को 28% की उच्चतम कर दर में रखा गया है। प्रारंभ में इसमें 3 दर संरचना नहीं थी, बल्कि इसमें 5 दर संरचना रखी गई है, जो जीरो से इसे लेंगे
और 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें 5 कर निर्धारित किए गए थे, 5 तरह के, जबकि अंडा, फल, सब्जी, नमक, मछली, ये सब में जीएसटी को बाहर रखा गया है। और जो हमारा जीएसटी लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को, जबकि हमें पता है कि जो संविधान में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी लाया गया था और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? संपत्ति के अधिकार के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें देखेंगे, अनुच्छेद 31 के तहत इसका उल्लेख किया गया था। बी ऑप्शन, इसे संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो दोस्तों यही हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाए, मतलब सही होगा। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा यही सही होगा, लेकिन ये जो कथन है वो गलत है। यह संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरस्त किया गया था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योग्यताओं में से कौन सा गलत है? पहले देखेंगे, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जी नहीं, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष नहीं बल्कि 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। दूसरा, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। सही है। व्यक्ति को लाभ का कोई पद धारित नहीं करना चाहिए। ये भी सही है। व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। जी। तो इसमें हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ये हमारा गलत है, जबकि 30 की जगह 35 होना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18, ना तो लाभ और ना ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लाभ या अलाभ स्थिति। लाभ या अलाभ स्थिति को इसलिए लाभ या अलाभ बोलते हैं क्योंकि इसमें राजस्व का जो बराबर होना पाया जाता है, इसलिए लाभ या अलाभ स्थिति बोलते हैं। इसको एक नाम से और ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि लाभ अलाभ स्थिति, यह सिचुएशन तब आता है जब राजस्व का बराबर होना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूले हुए अकार्बनिक ठोस जैसे लवण को हटा दिया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जो उत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है उत्क्रम परासरण। मतलब उत्क्रम परासरण मतलब क्या? यह एक जल शोधन की तकनीकी है जो पीने के पानी से जो आयन होते हैं और अवांछित पदार्थ होते हैं और अणु और बड़े कणों को हटाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया, यूनेस्को के बारे में आपको बताया। एक बार और यूनेस्को आ गया तो उसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसका फुल फॉर्म देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी 16 नवंबर। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस में ये एक शहर पेरिस, इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी चैलेंजिंग प्रश्न भी रहे होंगे। और अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कैसा इसी तरह के कमेंट और चाहिए होंगे और लंबी वीडियो में चाहिए होंगे तो भी आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।